नमस्कार बच्चों। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज शायद थर्ड लेक्चर है हमारा, थर्ड थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हीट को पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क। तो पहली बात तो यही बताओ, वर्क स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? तो आप कहेंगे सर वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन, क्योंकि पाथ पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट बात, वर्क की डेफिनेशन क्या है? तो जैसे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। वैसे वर्क इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कुछ भी नहीं है, ये हीट भी एनर्जी है, वर्क भी क्या है? एनर्जी। अब वर्क को और अच्छे से समझते हैं। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के अलावा किसी भी अन्य तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, किसी भी अन्य तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो जो एनर्जी है वो वर्क कहलाएगी। हीट के अलावा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, डेफिनेटली वो एनर्जी वर्क कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्क कहलाती है। तो व्हाट इज़ वर्क? तो आप कहेंगे कि नथिंग, इट इज़ अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। मतलब ये भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी ट्रांसफ़र between system and surrounding by any process, by any process except heat, except heat। तो हीट भी एनर्जी, वर्क भी एनर्जी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है वो हीट कहलाती है, और हीट को छोड़कर जो भी एनर्जी फ्लो करेगी, हीट के अलावा जो भी एनर्जी फ्लो करेगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वर्क कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्क। बात समझा कि नहीं समझा? समझ गए। ओके, नेक्स्ट बात देखो, आगे समझते हैं। मैं जरा पेन चेंज करता हूँ। देखो, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कई टाइप का होता है। क्या बोला मैंने? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। अब वर्क कितने भी टाइप का हो, हर टाइप का वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। ईच टाइप ऑफ वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाउ मैनी फैक्टर्स? टू फैक्टर्स। तो मैं बोलूँगा कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क एंड ईच वर्क is a product of टू फैक्टर्स। फिजिक्स याद करो, वर्क दो फैक्टर का प्रोडक्ट ही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। वर्क प्रोडक्ट है कितने फैक्टर का? दो फैक्टर। तो पहला फैक्टर जो है वो इंटेंसिटी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी फैक्टर। और दूसरे फैक्टर का नाम होता है कैपेसिटी फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी फैक्टर एंड द सेकंड वन इज अ कैपेसिटी फैक्टर। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब इंटेंसिटी फैक्टर की बात करते हैं। इंटेंसिटी फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी वजह से वर्क होता है, जिसकी वजह से वर्क होता है। वजह से होता है, क्या होता है? वर्क। ये लैंग्वेज ऊपर नीचे हो गई, ध्यान रखना। इंटेंसिटी फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी वजह से वर्क होता है। हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और इस फैक्टर की परिवर्तन करने की जो क्षमता है, इस फैक्टर की परिवर्तन करने की जो क्षमता है, इंटेंसिटी, क्या? इंटेंसिटी द्वारा, हिंदी समझते ना थोड़ा बहुत? यस, मला भी मराठी येते, तुला माहिती नाही। इंटेंसिटी द्वारा क्या? परिवर्तन करने की, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन करने की क्षमता, परिवर्तन करने की क्षमता, वो क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपेसिटी फैक्टर। तो इंटेंसिटी फैक्टर वो फैक्टर जिसकी वजह से वर्क होता है, और वो इंटेंसिटी फैक्टर किसी चीज़ में कितना परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, किसी चीज़ में कितना परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, वो कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। तो कई टाइप का वर्क होता है, और हर टाइप का वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। वन इज़ अ इंटेंसिटी फैक्टर, सेकंड वन इज़ अ कैपेसिटी फैक्टर। जैसे आप समझते हैं एक बार और, इंटेंसिटी और कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर क्या है। जैसे जरा गौर करो, मैंने आपसे कहा, पूछो क्या कहा, कि ये जो है एक इंसान खड़ा है,
अब इंसान है, 2 हाथ होंगे, अच्छा सा इंसान बनाएंगे, बाल मेरी तरह होंगे, कर्ली हेयर्स। ओके, ये एक इंसान खड़ा है, इस इंसान को एक लात मारी, मतलब एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये इंसान यहाँ से उछल के यहाँ पे आ गया, ये इंसान यहाँ से उछल के यहाँ पे आ गया। अब ये मत कहना सर उछलने की वजह से बाल ज़्यादा हो गए, पेट निकल आया, हाथ मोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स लगा कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट लगा? तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से फोर्स लगा कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो आप कहेंगे सर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स के पास क्षमता है, फोर्स के पास क्या है, इसके डिस्प्लेस कराने की क्षमता, फोर्स के पास इसको डिस्प्लेस कराने की क्षमता। तो फोर्स इंटेंसिटी फैक्टर जिसकी वजह से वर्क हुआ और इसमें इसने इसकी पोजीशन में जो परिवर्तन किया वो कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा। तो फिजिक्स में पढ़ते हो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो एफ जो है इंटेंसिटी फैक्टर, इसी की वजह से वर्क हुआ और इस इंटेंसिटी फैक्टर की क्या डिस्प्लेसमेंट कराने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो इट इज अ इंटेंसिटी फैक्टर एंड इट इज अ कैपेसिटी फैक्टर। बोलो सही है कि गलत है? सही है, कोई डाउट याद है? नहीं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स, कई टाइप का वर्क होता है, हर टाइप का वर्क 2 फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। फैक्टर के नाम बताओ। पहला फैक्टर इंटेंसिटी, दूसरा फैक्टर कैपेसिटी। इंटेंसिटी फैक्टर क्या है? वो फैक्टर जिसकी वजह से वर्क होता है। कैपेसिटी फैक्टर इंटेंसिटी फैक्टर द्वारा परिवर्तन करने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी फैक्टर। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नो डाउट। ओके, अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें जो पहला वर्क आता है, फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क फिजिक्स में चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो। ग्रेविटेशनल वर्क का फार्मूला होता है mg/h। इफ m मास का कोई सब्सटेंस g ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उस पर फोर्स कितना लगता है? mg, और उसकी कैपेसिटी कितनी है ऊपर जाने की? h है। तो ये इंटेंसिटी फैक्टर और ये क्या होगा? कैपेसिटी फैक्टर। समझा कि नहीं समझा? इंटेंसिटी फैक्टर ये फिर यही तो फोर्स है ना, mg फोर्स ऊपर की तरफ आपने लगाया तो h हाइट तक वो चला गया, तो h हाइट वो कैपेसिटी फैक्टर होगा। दूसरा आएगा, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज कैपेसिटी। द नेक्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला होता है Q क्रॉस V। क्या होता है? Q क्रॉस V। नेक्स्ट वन इज अ मैकेनिकल वर्क। इसी को तो हमें पढ़ना है अपने इस टॉपिक में। ये जो मैकेनिकल वर्क है ना बेटा, ये पीवी वर्क है। कौन सा मैकेनिकल वर्क की हम लोग बात करते हैं? पीवी वर्क की बात करते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझ। ओके, अब हम ये सीखेंगे कि ये मैकेनिकल वर्क कब होता है। कौन सा वर्क कब होता है? मैकेनिकल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क mgh, इलेक्ट्रिकल वर्क Q क्रॉस V, मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिकल वर्क कौन सा वर्क है? पीवी वर्क है। समझा कि नहीं? मैकेनिकल वर्क कब होता है? वर्क इज डन, मैकेनिकल वर्क इज डन, मैकेनिकल वर्क इज डन व्हेन, जब अ एक्सपेंड्स गैस एक्सपेंड्स करे और कंप्रेस, और क्या बेटा? कंप्रेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कोई गैस एक्सपेंड कर जाए या कंप्रेस हो जाए, एक्सपेंड कर जाए या कंप्रेस हो जाए, तो हम बोलते हैं वहाँ पर पीवी वर्क हुआ है, या फिर उसी को हम लोग नाम दे देते हैं, बस जस्ट नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मैकेनिकल वर्क। समझा कि नहीं समझा? तो वर्क कब कब होता है? वर्क इज डन व्हेन अ गैस एक्सपेंड। तो मैं पहला केस बनाऊंगा व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, दूसरा केस बनेगा वर्क इज डन व्हेन अ गैस कंप्रेस, मतलब व्हेन अ गैस क्या बेटा? कंप्रेस। समझा कि नहीं समझा? तो फिर से मैकेनिकल वर्क कब होता है? तो जब भी कोई गैस कंप्रेस्ड होती है या एक्सपेंड होती है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पर वर्क हुआ है, वो वर्क पीवी वर्क है, ये एक मैकेनिकल वर्क है। कौन सा वर्क है? मैकेनिकल वर्क। समझ में आया? अब इन दोनों को बहुत ही ध्यान से सीखो। गैस को एक्सपेंड होना है तो जरा देखो, ये कंटेनर है, क्या है? कंटेनर। इसमें पिस्टन लगा है, इट इज़ अ पिस्टन। समझ गया? ठीक। अंदर एक गैस भरी हुई है। पिस्टन तो आप ऐसे भी समझते हो, जहाँ भी लगाते हैं वेटलेस और फ्रिक्शनलेस ही होता है। पिस्टन इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस।
कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब इस पिस्टन में 2 प्रेशर लगेंगे। एक प्रेशर तो इस पर गैस लगाएगी, गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर आप गैस होगा। और एक एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया जाएगा, या तुम चढ़ के बैठ जाओ या किसी जानवर को ऊपर बैठा दो या जो भी है जैसा भी है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। तो पिस्टन पर 2 प्रेशर लग रहे हैं, वन इज अ एक्सटर्नल प्रेशर एंड सेकेंड वन इज अ प्रेशर ऑफ गैस। अब मेरी बात समझना, अगर दोनों प्रेशर बराबर हुए, प्रेशर ऑफ गैस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, तो पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा और पिस्टन ना ही नीचे आएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब मेरी बात समझना गौर से, गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या होगा? ऐसा गैस एक्सपेंड होनी। अगर गैस को एक्सपेंड होनी तो पिस्टन को ऊपर जाना पड़ेगा। पिस्टन को कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। और पिस्टन ऊपर तभी जा सकता है जब नीचे से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा हो। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी। गैस क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक, ओके। अब बहुत ही ध्यान से, गैस खुद एक्सपेंड हुई है तो हम लोग इसे बोलते हैं वर्क इज डन बाय द गैस या फिर बाय द सिस्टम। पिस्टन को ऊपर करने का काम किसने किया? गैस ने किया। गैस एक्सपेंड हुई। जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है तो गैस खुद काम करती है, मतलब वो सिस्टम खुद काम कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, गौर से। तो एक बात बताओ बेटा, काम किसने किया? तो काम किया सिस्टम ने। किसने किया? सिस्टम ने। अगर सिस्टम ने काम किया है तो एनर्जी किसकी लॉस होगी? सिस्टम की ही एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि सिस्टम ने ही काम किया। अरे यार, तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी, पड़ोसी कोई काम करेगा तो पड़ोसी की एनर्जी लॉस होगी। समझा कि नहीं समझा? हाँ, वही तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, और आपकी एनर्जी अगर लॉस हो रही है तो वर्क आपके रिस्पेक्ट, वो किया गया वर्क आपके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। वो किया गया वर्क आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा? नेगेटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव वर्क होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी जो है वो लूज हो रही है। थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी लूज मत करो, एनर्जी लूज मत करो। सुनूंगा अभी कहानी इस पर एक। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स कहता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क पॉजिटिव लेते हैं वो लोग। सिर्फ साइन कन्वर्जन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वहां पर वर्क ऐसा होता है? पॉजिटिव। क्यों? फिजिक्स कहता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क किसने किया? सिस्टम ने किया। वर्क था किसका? सिस्टम का था। तो सिस्टम का ही काम था, सिस्टम ने ही काम किया, तो उसने अपना ही तो काम किया, तो वर्क उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। अगर कोई अपना काम खुद करता है तो ये अच्छी बात है, उसके लिए वर्क पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि अपना काम जब तुम खुद करोगे तो एनर्जी तुम्हारी ही लॉस होनी है, और एनर्जी लूज करके अगर आप कोई काम करते हैं तो वो वर्क आपके लिए नेगेटिव है। वो वर्क आपके लिए क्या है? नेगेटिव है। समझा कि नहीं समझा? तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे डिफर कर रहे हैं। केमिस्ट्री कहती है कि एनर्जी को देखो, अगर आप काम करेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी लूज होगी। आपकी एनर्जी लूज होगी तो ऐसा कोई भी काम मत करो, एनर्जी लूज करके किया गया काम आपके प्रति निगेटिव होगा। फिजिक्स कहता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आपने काम किया है, काम भी आपका था, किया भी आपने है, तो आप अपना काम खुद कर रहे हैं, अच्छी बात है, वर्क आपके लिए पॉजिटिव है। समझा कि नहीं समझा? समझा, ओके। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, क्लियर। ध्यान रखना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क ऐसा होता है नेगेटिव। अगले, गैस एक्सपेंड कर रही ना, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, V2 ग्रेटर देन V1। ओके, तो ये तो एक्सपेंड्स का केस था। अब दूसरी बात करते हैं कंप्रेस की। जरा देखो, कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा है, इट इज़ अ गैस। इस पिस्टन पर फिर से 2 प्रेशर लगेंगे, एक प्रेशर ऑफ गैस एंड द सेकेंड वन इज अ एक्सटर्नल प्रेशर। अब गैस को कंप्रेस होनी, तो अगर ऐसे जाएगा तो एक्सपेंड होगा, अगर ऐसे आया, पिस्टन सही से बना दो, अगर पिस्टन को नीचे की तरफ हमने धकेला तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो। तो गैस कंप्रेस तभी होगी जब एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से ज़्यादा हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से ज़्यादा है तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? समझे? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अब देखो, गैस कंप्रेस हो रही ना, तो गैस काम नहीं कर रही, गैस पर काम हो रहा है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दो अलग अलग बातें हैं। वर्क इज डन
बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ के हो सकते हैं, हजारों एग्जांपल हो सकते हैं। वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब सुनो, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या सिस्टम ने काम किया? नहीं, सिस्टम पर काम हुआ है, सिस्टम पर काम हुआ है। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो केमिस्ट्री कहता है कि एनर्जी बढ़ेगी तो अच्छी बात है, वर्क सिस्टम के प्रति पॉजिटिव होगा, वर्क सिस्टम के प्रति क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन जो फिजिक्स है उल्टा बोलेगी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम हुआ तो वर्क नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वर्क पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। समझ में आया इतना? ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखो। साइन कन्वर्जन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम के प्रति किया गया, सिस्टम द्वारा किया गया काम नेगेटिव होगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हुआ, अरे वाह, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। किसकी एनर्जी बढ़ेगी? सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। हाँ या ना? हाँ, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, जब कंप्रेशन होगा तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब मैं आता हूँ वर्क के फार्मूले में। वर्क प्रोडक्ट होता है दो फैक्टर का, वन इज इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में परिवर्तन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जैसे फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एफ इंटू डी एक्स, वैसे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा था डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बोलो सही है कि गलत है? सही। ओके, इसमें से ये जो है ये इंटेंसिटी फैक्टर होगा एक्सटर्नल प्रेशर, एंड एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जिसमें चेंज होता है वो कैपेसिटी फैक्टर होता है। क्या होता है? कैपेसिटी। इट इज़ इंटेंसिटी फैक्टर, इट इज़ अ कैपेसिटी फैक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी डिफरेंस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, याद करो वर्क का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। डेल्टा वी क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अब आते हैं इस वर्क को एक्सपेंशन के केस में पढ़ने जा रहे हैं, और इसी वर्क को कंप्रेशन के केस में पढ़ेंगे। वर्क इन द केस ऑफ एक्सपेंशन, वर्क इन द केस ऑफ कंप्रेशन। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, तो बहुत ही गौर से समझेंगे इस बात को। वर्क इन द केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव आना चाहिए, वर्क इन द केस ऑफ कंप्रेशन वर्क शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, देखो जरा इस बात को, बस इतना समझ के हो गया वर्क। न्यूमेरिकल करेंगे फिर हम लोग। चलो चालू करता हूँ। वर्क का फार्मूला ये है, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम में वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। तो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? वी टू माइनस वी वन। अब ये एक्सपेंशन का, इधर एक्सपेंशन चल रहा है ना बेटा, देखो ये इधर एक्सपेंशन चल रहा है ना, ये इधर एक्सपेंशन चल रहा है, इधर कंप्रेशन चल रहा है। ठीक है, देखते जाओ गौर से, मैं उसी के नीचे लिखता हूँ। जब एक्सपेंशन होगा तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, V2 विल बी ग्रेटर देन V1, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो वर्क कैसा आया? नेगेटिव। आप कहेंगे बिल्कुल वर्क इज डन बाय द सिस्टम में वर्क नेगेटिव आना चाहिए। अब आते हैं वर्क डन इन द केस ऑफ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में भी एक काम करो, फार्मूला वही वाला लगाओ, माइनस वाला, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आप कहेंगे सर ये तो गजब बात हो गई, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव माइनस साइन लगाया, कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव तो यहाँ प्लस लगाओ। मैं कहूँगा नहीं मत करो प्लस, माइनस से देखो, देखो प्लस आ जाएगा। जानते हो ना कंप्रेशन का केस है, कंप्रेशन के केस में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है? कम होता। मतलब ये वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव सॉल्व करके वर्क कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। वर्क कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग अब वर्क का जो फार्मूला याद रखने वाले हैं वो ये याद रखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, मतलब वी टू माइनस वी वन। समझा कि नहीं समझा? समझा। अगर केस एक्सपेंशन का हुआ, किसका हुआ? एक्सपेंशन का हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो वर्क विल बी नेगेटिव। एंड इफ द केस बिलोंग्स टू कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के केस में ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यही तो हम समझते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम में वर्क नेगेटिव, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम में वर्क इज पॉजिटिव। फिर से बोलो, क्या बोला? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, फिर से फील करो इस बात को, रुक जाओ आगे बाद में पढ़ते हैं। वर्क इज डन बाय द सिस्टम,
मुझे बताओ काम किसने किया? सिस्टम ने किया। एनर्जी किसकी लॉस हुई? सिस्टम की लॉस हुई। तो केमिस्ट्री कहता है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें तुम्हारी एनर्जी लॉस हो। हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब वर्क आपके प्रति कैसा है? नेगेटिव है। वर्क कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पर हो कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। फिर से बोलो, कंप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर काम हुआ है ना, सिस्टम ने तो काम नहीं किया, सिस्टम पर काम हुआ, तो एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके। तो ये कहानी हुई वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क पॉजिटिव। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। केमिस्ट्री कहती है मालिक बनो। क्या बनो? मालिक बनो, नौकर नहीं। अब इस बात को समझ लेते हैं। क्या बनो? मालिक बनो, नौकर नहीं। देखो कैसे। अगर आप खुद काम करोगे, क्या बोला? खुद काम करोगे तो वर्क तो आपके लिए नेगेटिव हुआ। तो खुद काम मत करो। मालिक लोग कभी काम नहीं करते। खुद काम मत करो, खुद काम मत करो, काम करवाओ। खुद काम करोगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। इस वजह से खुद काम मत करो, काम दूसरों से करवाओ। जब आप दूसरों से काम करवाएंगे ना, तो दूसरों की एनर्जी डिक्रीज करेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इस तरीके से आप मालिक बन सकते। हाँ या ना? हाँ। नौकर नहीं, नौकर मत बनो। क्या मत बनो? नौकर। क्योंकि मालिक लोग क्या करते हैं? नौकरों से काम कराते हैं। हम भी तो नौकर ही है ना। नौकर क्या करते हैं? काम करते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। मैं फिर से बताता हूँ ये मैंने क्यों बोला है। अगर आप खुद काम करोगे तो नौकर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वर्क आपके लिए नेगेटिव है। इसलिए खुद काम मत करो, काम कराओ। जब आप काम कराओगे तो आप मालिक बनोगे, काम कराओगे तो मालिक बनोगे। मतलब वर्क आपके लिए क्या है? पॉजिटिव है। समझा कि नहीं समझा? तो केमिस्ट्री क्या कहती है? मालिक बनो। मालिक बनोगे तो वर्क आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नौकर मत बनो, क्योंकि अगर नौकर बनेंगे तो वर्क आपके लिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। तो एक छोटा सा फार्मूला हम लोगों ने याद किया। वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, सॉरी माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ओके। आगे छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वर्क की, वर्क की क्या क्या यूनिट हो सकती? तो वर्क बेटा एनर्जी तो है, तो वर्क की वही यूनिट होंगी जो एनर्जी की यूनिट होंगी, लाइक एटीएम लीटर, जूल, कैलोरी, या फिर अर्ग। ये सारी यूनिट हो सकती है। एटीएम लीटर, जूल, कैलोरी या फिर अर्ग किसकी यूनिट हो सकती है? वर्क की यूनिट। अब कुछ रिलेशन देख लो, जैसे कि 1 ATM लीटर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कन्वर्जन में, क्वेश्चन करते समय। पढ़ो 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। क्लियर हुआ? कुछ रिलेशन आप पहले से जानते हैं, जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। क्लियर हुआ इतना? ठीक। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू कितना? 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 24, गलत बोल रहा यार, 24.2 कैलोरी। ये तीन रिलेशन सभी को याद हो। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। वर्क की वही यूनिट रहेंगी जो एनर्जी की यूनिट है, एटीएम लीटर, जूल, कैलोरी, अर्ग। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, एंड 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 24.2 कैलोरी। क्लियर हो गया? ठीक। ओके। अब इन यूनिट्स में एक छोटा सा कंपैरिजन भी आता है। क्या होता है? कहीं कहीं लिखा होता है 1 ATM लीटर, क्या 1 ATM लीटर, 1 कैलोरी, 1 जूल एंड 1 अर्क। कहते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो 1 ATM लीटर इज बड़ा देन 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज बड़ा देन 1 जूल, एंड 1 जूल इज बड़ा देन 1 अर्क। 1 जूल इज बड़ा देन 1 अर्क। कुछ तो ऐसे ही दिख रहा है यार, देखो ना। एटीएम लीटर कैलोरी से बड़ा, सामने दिख रहा है एटीएम लीटर कैलोरी से बड़ा, कैलोरी जूल से बड़ा, और जूल तो अर्क से बड़ा ही होता ही है। तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क के बीच में कंपैरिजन, 1 ATM लीटर इज ग्रेटर देन 1 कैलोरी, ग्रेटर देन 1 जूल, ग्रेटर देन 1 अर्क। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। नो डाउट। ओके। अगर इतनी बात समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मैं देखता क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। कहता है कि अ गैस एक्सपेंड बाय, अ गैस expands by
0.5 लीटर against a constant pressure of 1 atm. A gas extend by 0.5 liter against a constant pressure of 1 atm. समझ गए इतना? ओके तो क्वेश्चन कहता है फाइंड वर्क डन इन जूल एंड कैलोरी. वर्क डन किसमें बताना है? जूल एंड कैलोरी बताना. तो देखो सिंपल सी बात यार. अब एक मेरी बात को गौर से सुनना. अ गैस एक्सपेंड मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क कैसा आने वाला है? नेगेटिव. डेफिनेटली वर्क कैसा आने वाला है? नेगेटिव. लिखो W इज इक्वल टू फार्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm माइनस 1 V2 माइनस V1 एक्सपेंड बाई 0.5 लीटर मतलब 0.5. दिस इज माइनस 0.5 atm लीटर. वर्क कितना आया? माइनस 0.5 atm लीटर. लेकिन atm लीटर में नहीं पूछा, किस में पूछा है? जूल में पूछ रहा है और कैलोरी में पूछ रहा है. तो 1 atm लीटर इज इक्वल टू इतना जूल, इतना atm लीटर इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 101.3. मुझे लगता है समझदार हो, इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. 0.5 इंटू 101.3 ये जूल हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ जूल में. अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आप करके लिख लेना यहाँ पर कितना आता है जूल में. 0.5 माइनस 0.5 ये आया एटीएम लीटर में. कैलोरी भी पाइए, एटीएम लीटर का कैलोरी का संबंध लिखा है इंटू 24.2 कैलोरी. आप इसे मल्टीप्लाई करके कैलोरी पे लिख सकते हैं. तो आपने वर्क को एटीएम लीटर में भी निकाला, जूल में भी निकाला और कैलोरी पे भी फाइंड कर लिया. बोलो सही गलत? सही. ओके अब रुको, ये आपने सही निकाला है कि गलत? एक तरीका और भी है, साइन को चेक करो. गैस एक्सपेंड मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो वर्क नेगेटिव. देखो हमारा वर्क नेगेटिव आ रहा है, देन द आंसर इज करेक्ट. एनी डाउट? नो डाउट. ओके आगे बढ़ते हैं. आगे मैं एक दो छोटे छोटे ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहा. किस पर बेस्ड क्वेश्चन लेने जा रहा? ग्राफ पर बेस्ड. गौर करो. पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है. कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. क्लियर? ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है. इसमें कई सारी प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट वन इज अ प्रोसेस A to B, नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस B to C, and next one is a process C to A, and overall it is a cyclic process. Overall it is a cyclic process. Corresponding volume क्वेश्चन ने गिवन किया है. दिस इज 12 लीटर. अब ये तो 12 से ज़्यादा ही होगा ना. दिस इज 24 लीटर. यहाँ पर उसने टेम्परेचर दिया 300 केल्विन एंड हेयर इज द टेम्परेचर 600 केल्विन. समझा कि नहीं समझा? समझा. कोई डाउट याद है? नहीं. क्लियर. तो आगे कहता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. पढ़ो क्या लिखा हुआ है? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फाइंड प्रेशर एट ईच स्टेजेस. फाइंड प्रेशर एट ईच स्टेजेस. सभी स्टेजेस में हमको प्रेशर फाइंड करना है. मतलब ए पे कितना प्रेशर होगा, जब A टू B प्रोसेस होगा तो B में कितना प्रेशर है, B टू C प्रोसेस तो C में कितना प्रेशर, या C टू A प्रोसेस तो C में कितना प्रेशर. क्लियर? तो ABCA जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में हमें प्रेशर फाइंड करना है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. कितने मोल? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. क्लियर हुआ इतना? ठीक है. तो चालू करता मैं. एट स्टेज A आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT वैलिड होगी. कौन सी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT. चालू करता. स्टेज A पर जाकर वॉल्यूम पता करो. स्टेज A पर वॉल्यूम है 24 लीटर. देखो A पर वॉल्यूम 24, A पर टेम्परेचर 300. टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन. आइडियल गैस इक्वेशन लिखो. प्रेशर चाहिए हमको. PV इज इक्वल टू nRT. प्रेशर पाइए. वॉल्यूम इज 24, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, R 0.0821, टेम्परेचर 300. सॉल्व कर लो. मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मेरे पास इसका सोल्यूशन भी नहीं है और मैं सॉल्व करने वाला भी नहीं. सपोज करो कि प्रेशर आया x atm. प्रेशर कितना आया? x atm. सपोज कर लिया प्रेशर कितना आया? x atm. क्लियर हो गया? ठीक है. ओके. तो स्टेज A पे प्रेशर आया x atm. अब हम चलेंगे स्टेज B की तरफ. कहाँ पर? स्टेज B की तरफ. तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा
स्टेज बी। अब एक काम करेंगे, दो तरीके हैं मेरे पास स्टेज बी पर प्रेशर को कैलकुलेट करने का। पहला तरीका ये वाला, कैसे? बी पे वॉल्यूम पता है 24 लीटर, बी पे टेम्परेचर पता है 600 केल्विन, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, प्रेशर मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ। या दूसरा तरीका, जब मैं ए से बी आया तो जरा गौर से देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। ड्यूरिंग ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डबल हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ है? डबल। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक का, जो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, क्या बोलते हैं, गैलुसॉक्स लॉ, पीटी लॉ। कौन सा लॉ? पीटी लॉ। पीटी लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर टेम्परेचर को डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। प्रेशर भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो पहले प्रेशर एक्स एटीएम था, तो अब जो प्रेशर है वो 2x एटीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। ये एक्स सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, स्टेज सी पे पता करना। कहाँ पर? सी पे। क्लियर है? चालू करता मैं, सी पे पता करना। तो अब बी को निकालने के लिए ए की हेल्प ली मैंने, अब सी को भी फाइंड करने के लिए ए की हेल्प ले रहा। सी ए प्रोसेस को देखो, जितना टेम्परेचर ए पे है उतना ही टेम्परेचर सी पे है, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, गौर करो, टेम्परेचर कांस्टेंट। जितना टेम्परेचर ए पे उतना टेम्परेचर सी पे। लेकिन ए के कंपैरिजन में सी में वॉल्यूम आधा हो गया। वॉल्यूम आधा हो गया, सी पे चाहिए ना, सी पे वॉल्यूम आधा हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया है। बॉयल्स लॉ याद करो, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम अगर हाफ हुआ है तो प्रेशर डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि ए से मैंने कंपेयर किया तो प्रेशर अगेन कितना आ जाएगा? 2x एटीएम। कितना? 2x एटीएम। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मतलब यहाँ पर प्रेशर x एटीएम, यहाँ पर 2x एटीएम, हेयर इज अगेन 2x एटीएम। क्वेश्चन कहता है सारे प्रोसेसेस के नाम बताओ। सारे प्रोसेसेस के नाम बताओ, तो कम करो, ए टू बी प्रोसेस को देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। B2C प्रेशर इज कांस्टेंट, हेयर इज 2x, हेयर इज 2x, तो B2 ये जो प्रोसेस है दिस इज आइसोबारिक। एंड C2A टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये जो प्रोसेस है मुझे लगता है कि दिस इज, मुझे क्या लगता है आपको भी लगेगा कि दिस इज आइसोथर्मल। तो आपने सारे प्रोसेसेस के नाम बताए और हर स्टेज पर प्रेशर फाइंड कर लिया। ए टू बी आइसोकोरिक, B2C आइसोबारिक एंड C2A आइसोथर्मल। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, गौर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर था। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेगा। प्रेशर जो है इनटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑर्डर का है और वॉल्यूम लीटर पे है। प्रेशर किस ऑर्डर का है? जो भी प्रेशर यहाँ पर गिवन होगा इनटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम लीटर पर। वॉल्यूम किस पर है? लीटर पे। ओके, कुछ ऐसा बना हुआ है, इसमें आप देखो नामकरण करते हो, प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला है प्रोसेस ए टू बी, नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस बी टू सी, नेक्स्ट वन इज अ सी टू डी एंड द लास्ट वन इज अ डी टू ए। तो ओवरऑल 4 प्रोसेस एंड ओवरऑल इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। 4 प्रोसेसेस हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए एंड ओवरऑल इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब यहाँ पर मैं इन वॉल्यूम को मेंशन करता हूँ। हेयर इज़ अ वॉल्यूम 1 लीटर एंड हेयर इज़ द वॉल्यूम 6 लीटर। दिख रहा है ना सभी को? हाँ, दिख तो रहा है यार, 1 लीटर एंड 6 लीटर। हेयर इज़ द प्रेशर, यहाँ पर जो प्रेशर है, ध्यान से सीखना, यहाँ पर जो प्रेशर है, सपोज करो मैंने उसको ले लिया 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड हेयर इज द प्रेशर इज 12, मतलब 12 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक। अब कुछ ओरल बातें पहले मैं आपसे कहूँगा कि ए टू बी प्रोसेस कौन सा है?
तो आप कहेंगे सर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक होगा। मैं कहूँगा हाँ, दिस इज आइसोबारिक। एज वेल एज ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन है। क्या है ये? एक्सपेंशन। बी टू सी जाओ, बी टू सी वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस इज आइसोकोरिक। लेकिन बी टू सी में वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ना तो ये एक्सपेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। इसको देखो, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक एंड दिस इज कंप्रेशन। तीर इधर को बना है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कंप्रेशन, आइसोबारिक एंड कंप्रेशन। इधर जाओ, दिस इज आइसोकोरिक एंड वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो ये एक्सपेंशन है ना ही कंप्रेशन। वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वर्क जीरो होगा। वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वर्क जीरो होगा। इधर कुछ ना कुछ वर्क होगा, इधर कुछ ना कुछ वर्क होगा, एंड ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क होगा। बोल सही कि गलत? सही। आप ये बात समझे मैंने क्या बोला है यहाँ पर? हाँ, समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा इसमें कि हर प्रोसेस का वर्क निकालो, मतलब वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी। तो वर्क का फार्मूला मैंने तो एक ही बताया, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ए टू बी प्रेशर कितना है? माइनस, माइनस तो फार्मूले का 12 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वी टू माइनस वी वन। गौर से समझना, वी टू माइनस वी वन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस इज वी टू, दिस इज वी वन। वी टू माइनस वी वन कितना आया? 5 लीटर। 5 लीटर, लेकिन ये तो एसआई यूनिट में ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। समझा कि नहीं समझा? समझा। माइनस माइनस 12, 5 सा 60, और यहाँ से 2 जीरो और आए। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू होता है जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। अब जरा गौर कर लो, ए टू बी जो प्रोसेस है ये एक्सपेंशन का, और एक्सपेंशन का केस है तो वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट वर्क चाहिए मुझे बी टू सी प्रोसेस में। बी टू सी प्रोसेस वर्क जीरो। क्यों वर्क जीरो? क्योंकि डेल्टा वी जीरो है, वी टू माइनस वी वन जीरो है। नेक्स्ट वर्क पाइजे सी टू डी। सी टू डी वर्क सेम फार्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। जरा गौर करो, ग्राफ को देखो, और एक्सटर्नल प्रेशर बताओ मुझे कितना है। तो ड्यूरिंग प्रोसेस सी टू डी एक्सटर्नल प्रेशर इज 2 इंटू 10⁵ इंटू वी टू माइनस वी वन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस इज वी टू, दिस इज वी वन। वी टू माइनस वी वन कंप्रेशन है ना, वी टू माइनस वी वन, मतलब ये कितना आएगा? -5 इंटू 10⁻⁻3। समझे कि नहीं समझे? समझे। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से 2 जीरो और, न्यूटन मीटर मतलब जूल। ड्यूरिंग प्रोसेस सी टू डी, सी टू डी इज कंप्रेशन। कंप्रेशन के केस में वर्क इज पॉजिटिव, कंप्रेशन के केस में वर्क इज पॉजिटिव। ओके, लास्ट पॉइंट, हमें वर्क चाहिए ड्यूरिंग प्रोसेस डी टू ए। डी टू ए वर्क कितना होगा? 0। तो ओवरऑल वर्क ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा? दिस वर्क या ए टू बी वर्क, बी टू सी वर्क, सी टू डी, डी टू ए वर्क, ओवरऑल प्रोसेस हो जाएगा। ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस का वर्क मतलब फला प्लस फला, फला प्लस फला प्लस फला। ये वीडियो क्यों गड़बड़ हो रहा है यार? ओके, तो ओवरऑल वर्क क्या होगा बेटा? सारे सारे प्रोसेसेस का वर्क जोड़ दो। तो चालू करूँ मैं? अब चालू क्या करूँ यार, डायरेक्ट ही दिख रहा है। ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क होगा? मतलब वर्क ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी प्लस वर्क ड्यूरिंग बी टू सी प्लस वर्क ड्यूरिंग सी टू डी प्लस वर्क ड्यूरिंग डी टू ए। तो ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस ए टू बी वर्क कितना है? -6000। अब ये बकवास है, ओवरऑल आंसर दिख रहा है। बी टू सी कितना है? 0। सी टू डी कितना है? 1000। और डी टू ए कितना है? 0। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस? मतलब आई कैन से दैट इट विल बी -5000 जूल। कितना आ जाएगा? -5000 जूल। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। वैसे और भी एक क्वेश्चन देख लो, अगर कभी पीवी कर्व ऐसा बना जाए, पीवी कर्व ऐसा बनाए, टेढ़ा आ जाए। अभी देखो सीधी सीधी लाइंस थी, आपने निकाल लिया, अब टेढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है,
फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में ऐसा बहुत सारा पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा कभी है तो वर्क कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व जो भी आएगा वही वर्क होगा, वही क्या होगा, वर्क होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। फाइंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे प्रेशर P1, दिस इज प्रेशर P2, हेयर इज वॉल्यूम V1, हेयर इज वॉल्यूम V2। तो एरिया अंडर कर्व का मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, हाफ, समझे कि नहीं समझे? समझे। P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, ये फार्मूला याद रखना। केमिस्ट्री में आपको इस पर न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, ये न्यूमेरिकल फिजिक्स में बनते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर कोई एक ऐसी कोई लाइन बना दे पीवी कर्व में, तो एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व जो है वो ही वर्क देगा हमको। वर्क क्या होता है? एरिया अंडर कर्व इन पीवी ग्राफ। समझ में आया? वर्क का फार्मूला हाफ P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें पता है कि थर्मोडायनामिक्स में टोटल 4 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। क्लियर? तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, गौर करो, कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ। कि अगर, क्या बोला मैंने? अगर, एक बात बताओ बेटा, ए अगर बी के बराबर है, मैथमेटिकल थोड़ी बात करते हैं, ए बी के बराबर है, और ए सी के भी बराबर है, मतलब अगर दो नंबर एक नंबर के बराबर है, ए बी के बराबर, ए सी के बराबर, तो फिर इसका मतलब है कि सारे नंबर्स आपस में बराबर होंगे। सारे नंबर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलो, जानते कि नहीं जानते? जानते। ए बी के बराबर, ए सी के बराबर, तो बी बी सी के बराबर हो जाएगा, और ए बराबर बी बराबर सी। सिंपल सी बात है। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इफ टू सिस्टम्स, कितने सिस्टम? दो सिस्टम्स, आर प्लेस्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, जब हीट का फ्लो स्टॉप हो जाए, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ जाए, तो हम समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन टू बॉडीज आर इन, या फिर व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, then all system will be in thermal equilibrium. सिंपल सी बात। if two system are in thermal equilibrium with third system, then all system will be in थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सारे के सारे सिस्टम क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। छोटी सी बात है यार, जैसे देखो, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ए और बी टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, तो वो तीनों ही सिस्टम आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बोलो सही कि गलत? सही। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडीज, then the all bodies will be in thermal equilibrium with each other. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर पर हम पढ़ेंगे, दैट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ के बाद कौन सा लॉ आएगा बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।